राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, टीवी के डिस्प्लेज हो गए, इस टाइप के जो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन नहीं करती इनफैक्ट ये सब असेंबली करती है। वैसी ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है एक आईपीओ के थ्रू। सो अब असेंबली किस टाइप से, जैसे मान के चलिए कोई दूसरी कंपनी है जो कि डिस्प्ले बनाती है, कैमरे बनाती है, जो कि जेनरिक प्रोडक्ट बनाती है, उनसे वो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनवाती है और फिर अपने नाम का ठप्पा लगा के अपने ब्रांड के नेम से आगे बेचती है। या फिर ऐसे मान के चलिए कि दूसरे तरीके से अगर देखते हैं तो मान के चलिए कंपनी टीवी भी बेचती है, तो डिस्प्ले कहीं और से लेके आ गया, जो कैबिनेट्स होते हैं वो कहीं और से एक्वायर कर लिए, वायरिंग कहीं और से एक्वायर कर ली, जो अलग अलग चीज़ें एक्वायर कर ली, फिर एक जगह पे असेंबल कर ली, फिर आगे बेचती है अपनी मार्केटिंग का ठप्पा लगा के, जैसे नॉर्मली सारी कंपनियां मार्केट में यूजुअली बेसिकली ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो वैसे ही कंपनी काम कर रही है जो कि सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर में काम कर रही है कंपनी। ऐसी कंपनी का नाम है पी प्राइजोर एस्पाई यू कैन ट्रस्ट। तो बेसिकली इस कंपनी ने स्टार्टिंग कैमरे से कर रखी है और कैमरा ही इसका मेन बिजनेस है। अब इसी के साथ में ये कंपनी पैसे किस हिसाब से उठाना चाह रही है, तो 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 25 करोड़ रुपए इस कंपनी इस आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है। कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस सेट किया हुआ है 87 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ पर कंपनी अपनी जो पूरी वैल्यू लगा रही है वो लगभग 93 करोड़ रुपीज़ की लगा रही है। नाउ दैट इज़ अगेन गुड। अब कंपनी के बारे में दूसरी चीज़ों में अगर चर्चा करते हैं कि कंपनी आईपीओ लेके क्यों आना चाह रही है, उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डिसीजन लेती है कंपनी में ओनरशिप देने के मामले में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन वो माना जाता है। तो बेसिक कंपनी ने बताया कि हमें डिस्प्ले सेंटर खोलना है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें। उसके लिए हमें दुकानें खरीदनी है, दूसरा इन्वेंट्री स्टोरेज खरीदना है अहमदाबाद गुजरात के अंदर में, जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की जो आज के दिन करंट लाइबिलिटी इसी साल वो लगभग 13 करोड़ की है और उसको पूरा करने के लिए कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है और ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हैं। सो करंट लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए करंट एसेट्स भी कंपनी के पास में अच्छे खासे पड़े हुए हैं, बट स्टिल कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी नया सेटअप करने वाली है उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बात कर रही है यहाँ पे कंपनी। वहाँ पे भी काम में आ जाएगा, क्योंकि मान के देख के चलिए यहाँ पे जैसे कि अब कंपनी को ये पैसा चुकाना है 6 करोड़ रुपए, जो कि कंपनी के ऑलरेडी जिनसे कंपनी ने माल खरीद रखा है उनको वापस चुकाना, तो ये चुका देगी आईपीओ के पैसों से। तो कंपनी उसी से और माल खरीद लेगी जो नया पैसा आईपीओ से जो पीछे ये जो इसको सेल करने के बाद में कंपनी के पास में पैसा आएगा उससे, तो ये काइंड ऑफ कंपनी को ऊपर ही लेके जाएगा। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। अब बेसिकली अब कंपनी के और चीज़ों के अगर नज़र डालते हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर में देखते हैं, तो हमने काफ़ी सारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी ले लिए हैं कंपनी के आरएचपी के, ताकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग कंपनी के बारे में हो पाए। अब कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई खास केसेस हैं नहीं, 3 टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं जिसके अंदर 68 लाख रुपीज़ का नुकसान कंपनी को हो सकता है। बाकी प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इनके ऊपर में कोई केसेस वगैरह नहीं है, टैक्स से भी नहीं है और भी कोई लिटिगेशंस क्रिमिनल सिविल टाइप के नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी का सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जो कंपनी की जो मेनली सेल हो रही थी वो यहाँ पर एक दूसरी कंपनी है जो कंपनी के मालिक लोग हैं उन्हीं की दूसरी कंपनी है प्रोप्राइटरशिप के अंदर में, उस वो मैं मोस्टली अच्छी खासी कंपनी से माल खरीद रही थी। जैसे यहाँ पे 6 करोड़ का माल 2023 में खरीदा था। 2023 में कंपनी का टोटल माल ही 13-14 करोड़ का बिका, जिसमें से 6 करोड़ रुपए का माल तो किसने खरीद लिया, कंपनी के प्रमोटर ने खरीद लिया, राइट। इसी टाइप से दूसरी भी और भी चीज़ें हैं। कंपनी ने इस साल 2024 के अंदर में 3-3.5 करोड़ का माल भी खरीदा, जो कि कंपनी ने खरीद लिया, कंपनी के प्रमोटर ने ही। और इस साल 10% का लगभग माल जो है कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी से। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यहाँ पर अच्छे खासे हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे जो खेल नज़र आ रहा है वो ये है कि कंपनी डायरेक्टली इसी कंपनी के थ्रू ही माल बेच रही है। पहले क्या करती कंपनी नहीं, जो जैसे दूसरी कंपनी खुली उस कंपनी को एक अच्छा खासा सेल दिखाने के लिए का प्रमोटर दूसरी कंपनी के थ्रू इस कंपनी से माल खरीद रहा है ताकि इसकी भी सेल दिख जाए और इसकी भी सप्लाइंग दिख जाए और उस कंपनी से माल आगे बेचे, ताकि दोनों कंपनियों को एज ए सेल दिखाया जा सके। अब कंपनी जो है बेसिकली इसी के ऊपर में पूरा फोकस डाल रही है कि यहीं से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की जाए, तो अच्छी फोकस की है, तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट शीट के ऊपर में, तो कंपनी अब जो 2 इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रही है जिसके लिए पैसे उठा रही है, तो ये 2 दुकानें हैं जो कंपनी आर्यन बिल्डर्स नाम से किसी से खरीदने वाली है। ये दुकानें, इनका ये एड्रेस है अहमदाबाद गुजरात के अंदर में, शॉप नंबर 14, 15, जिनको कंपनी एज ए डिस्प्ले काम में लेने वाली है।
अब इनका कोई आपस में, मैंने चेक किया था कि ये जो आर्यन बिल्डर्स हैं, इनका कोई आपस के अंदर में जो प्रमोटर लोग हैं उनके साथ में लिंक नहीं मिला मेरे को जब मैंने चेक किया था। तो क्योंकि मेरे को वो लग रहा था कि कंपनी कहीं दूसरे अपने ही दूसरी कंपनी है वहाँ से इसको सेल दिखा रही है और आईपीओ के पैसों को गबन करने की कोशिश कर रही है। तो वो जो एक दिमाग में क्वेरी आई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मेरे को कोई लिंक दिखा नहीं आर्यन बिल्डर्स के साथ में। सो तो ओके, आज के दिन जो कंपनी यूज़ करती है बिल्डिंग्स और रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह, वर्क हाउस या वर्कशॉप या वेयर हाउस जो भी, वो कंपनी द्वारा रेंटेड हैं, कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। सो कंपनी के पास में एक ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ज़रूर ओन्ड है, जो कि गांधीनगर के अंदर में, जिसके 1,53,000 में, सॉरी 1,53,00,000 में कंपनी ने खरीदी थी, फरवरी 2024 में भी खरीदी है। तो इसकी कुछ खास वैल्यू अभी तो बनी नहीं है, अभी रिसेंटली ही खरीदी है। दूसरी चीज़, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, सो ये प्रॉपर्टी भी बिजनेस में काम में नहीं आ रही है, ना तो एज ए वेयर हाउस काम में आ रही है, ना ही एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस काम में नहीं आ रही है। रजिस्टर्ड ऑफिस और वेयर हाउस के तौर पे जो काम आ रही है वो रेंटेड है, उनका किराया हर महीने का 80 हज़ार के आसपास में जा रहा है। सो लगभग 2.25 लाख ठुक रहे हैं किराए के अंदर में महीने के। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं हम, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है प्राइस और, वो रजिस्टर्ड है, वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस भी है जो कि 14,000 के रेंट के ऊपर में है। अब यहाँ पे जो लीज़ है वो 2025 तक का ही अवेलेबल है। सो कंपनी ने यहाँ पे जो लीज़ ले रखे हैं वो लॉन्ग टर्म के लीज़ नहीं ले रखे हैं, जैसे वेयर हाउस का भी 2025 तक का ही है, इसका भी 2025 तक का ही है। सो लॉन्ग टर्म लीजेज नहीं है। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट स्टिल इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है अभी भी, क्योंकि वो रिन्यू हो जाएगा, और रिन्यू नहीं होगा तो दूसरी जगह ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर वेयर हाउस दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और मेनली जो कंपनी अपना जो डिस्प्ले वाला सेंटर है वो तो कंपनी खुद ही खरीद रही है। तो एक काइंड ऑफ एक फिक्स स्टेबल जगह हो जाएगी कंपनी को कॉन्टैक्ट करने के लिए, कंपनी को अपना डिस्प्ले करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पर जो किराए के ऊपर में नहीं रहने वाला है आफ्टर दिस आईपीओ। दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी की वेबसाइट 2017 से चालू है, 2028 तक का इसके पास में लाइसेंस, जो कि आगे रिन्यू हो जाएगा। दैट्स अगेन नॉट एन इशू। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिलेटेड पार्टी से 10% का इस साल जो है ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल जो आई है वो। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर, अब जो सीसीटीवी से जो सेल हो रही है वो लगभग 2024 के अंदर में 64%, पूरे सेल की 64% हुई है, जो कि 2 साल पहले 84% थी। दिस शोज़ कि कंपनी का एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में पूरा फोकस या पूरा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, दूसरे तरफ भी कंप्लीट डाइवर्सिफाई कर रही है। दैट्स अगेन वेरी पॉजिटिव। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ की पूरी जानकारी ले पाएंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी का आज के दिन कुछ एक्सपोर्ट खास नहीं हो रहा है, सारा का सारा जो माल गबन हो रहा है, जो यूजुअली यूज़ हो रहा है वो सारा इंडिया में ही यूज़ हो रहा है, जो कि बेसिकली गुजरात में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो बेसिकली कंपनी गुजरात में ही अपने प्रोडक्ट सेल कर पा रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी की B2B जो सेलिंग हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी, जो जैसे प्रोप्राइटर्स होते हैं या फिर SME कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं या फिर बड़ी कंपनियां भी होती हैं, तो ऐसी कंपनियां इनको कॉन्ट्रैक्ट पर अपना वो देती हैं कि आप हमें डिस्प्ले लगाओ, कैमरे लगा दो, हमारा पूरा सर्विलांस सिस्टम सेट कर दो, हमें इतना चाहिए। तो वो B2B ज़्यादा इनकी कंपनी की सेलिंग हो रही है। B2C अभी कुछ खास नहीं हो रही, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा हो रही है कि एक दुकान वाले ने इनसे माल खरीद लिया सस्ते में, बाद में आगे रिटेलर्स को बेचा, राइट, तो वो B2B सेलिंग हो गई। B2C मतलब कंपनी डायरेक्ट ही कस्टमर को बेचे माल, यहाँ पर दुकान वालों के थ्रू जा रहा है माल। नेक्स्ट अगेन ओके, असेंबली के थ्रू इतना हो रहा है। ट्रेडिंग के तो ट्रेडिंग और असेंबलिंग के में फ़र्क इतना है कि ट्रेडिंग का मतलब है कि माल बना बनाया कंपनी खरीद रही है और बाद में आगे बेच रही है कहीं से सस्ते में उठा के, और असेंबली का मतलब है कंपनी अलग अलग पार्ट्स खरीद रही है और बाद में उनको असेंबल कर रही है, अपना ठप्पा लगा रही है और बाद में आगे बेच रही है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड असेंबलिंग। सो असेंबलिंग के थ्रू कंपनी का 64% आ रहा है और ट्रेडिंग के थ्रू 30% के पास में आ रहा है। असेंबलिंग जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, बिकॉज ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी का खुद का माल नहीं बिक रहा, कंपनी दूसरे का माल बेच रही है, राइट। असेंबलिंग का मतलब है कंपनी खुद का ठप्पा लगा करके खुद का ही माल बेच रही है, जिसमें ज़्यादा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव है, बट ये भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है, बिकॉज कंपनी कैमरे वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर में असेंबलिंग का काम मेनली कर रही है। ट्रेडिंग अभी जो टीवी वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर मेनली अभी ट्रेडिंग का है, असेंबलिंग का थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। एज़ पर दिस, इसको देखते हुए मुझे ये वो जो दिमाग में
एक इमेज बनाई है वो इसी टाइप की बन रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहीं से 91% 92% के आसपास में सेल आ रही है। बाकी कंपनी का इतना डाइवर्सिफाइड मार्केट आज के दिन नहीं है। मान के देख ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी है जिसके पास में कैमरे असेंबलिंग का अपना ठप्पा लगा के बेचती है और मेनली कुछ जगहों पर इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं गुजरात के अंदर में जो कि इससे ज़्यादातर माल अपना इससे खरीद रहे हैं। मेनली वो अगर खरीद भी रहे हैं तो बहुत अच्छे खासे मार्जिन उनको मिल रहा है तब यहाँ से खरीद रहे हैं, क्योंकि और भी दिग्गज कंपनियाँ इस सेगमेंट में बट वहाँ पे इतना मार्जिन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो दैट्स ऑल, इतना ही है। सो अब ओवरऑल मेरे को कंपनी के बारे में जो इमेज बन रही है वो थोड़ी पॉजिटिव ही बन रही है। 93 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है और अभी अच्छा खासा काम कर रही है, डिस्प्लेस बना रही है और आगे फ्यूचर में ही फोकस चल रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करते हैं तो वो भी कुछ खास यहाँ पर इफेक्ट डालते हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो पिछले साल 5 करोड़ के थे, इस साल 7 करोड़ के हो गए, लगभग 8 करोड़ के हो गए 5.5 से, तो ये 2.5 करोड़ रुपए बढ़ गए यहाँ पे। बट स्टिल इतना कंसर्निंग पॉइंट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5.5 करोड़ की नेट प्रॉफिट्स है और वहाँ पे 2.5 करोड़ की ही ट्रेड रिसीवेबल्स बचे हैं। सो कंपनी प्रॉफिट निकाल पा रही है, वो भी कैश में, दैट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर देख लेंगे थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। सो इसके हिसाब से कंपनी की जो आज के दिन नेटवर्थ है वो है 6 करोड़ 66 लाख रुपए और कंपनी पैसे उठा रही है 25 करोड़, तो ये लगभग हो गई 31 करोड़। कंपनी की वैल्यू जो वैल्यू लगाई है वो लगाई 93 करोड़। वहाँ से जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 3 का पीबी रेशियो निकल के आता है। 3 के पीबी रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं मार्केट के दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में जो कि कंपनी ने खुद की आरएसपी में बताए हैं, तो यहाँ पर 5 का पीबी रेशियो है इसका। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 22 का है और ये कंपनी डिक्सन का है कंपनी पीबी रेशियो 44 का। सो पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यू ठीक लेके आई है 3 के पीबी रेशियो के ऊपर में। नेक्स्ट कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ प्राइस लग रहा है, बट स्टिल कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल्स भी नहीं है, कैश फ्लो भी ठीक है, एवरीथिंग लुक्स फाइन और रिलेटेड पार्टी से भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं इतनी भयंकर सेल हो तो नहीं गई है, अगर हो गई है तो पॉजिटिव है। सो एक काइंड ऑफ हम रिस्क लेके इसके साथ में कंपेयर करके निकलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो 5.5 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे 93, तो 93 को 5.5 के साथ में डिवाइड कर दो, ये हो गया 17 का पी रेशियो। तो 17 का पी रेशियो इसका 23 का है, इसका 18 का है और इसका 204 का है। सो सभी के मुकाबले कंपनी कमाई भी अच्छी कर रही है। अब ये जो एक कंपनी जिसके कमाई इसकी जिसके आसपास में कर रही है जिसका नाम है विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स, अब इसका मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसका जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं कितने भयंकर तरीके से बढ़ा है और साथ में ही इस कंपनी के अंदर में अचानक से सेल आ गई है 168 करोड़ की, जो कि यूजुअली पिछले सालों में कई सालों से उठ रही थी, बैठ रही थी, जाग रही थी, सो रही थी, जाग रही थी, सो रही थी और अचानक से ये इतनी जाग गई कि हवा में उड़ने लग गई। तो इसके ऊपर में एक अलग से रिसर्च की ज़रूरत है। सो इसके साथ में कंपेयर करना इतना ज़्यादा सही नहीं मानता मैं भी 18 के पी के साथ में। सो दूसरी कंपनियां जैसे इसके साथ में 23 का पी रेशियो और जो कंपनी आईपीओ लेके आई इसका 17 का पी रेशियो, तो स्टिल कमाई के हिसाब से भी ठीक ठाक वैल्यू लगाई है। सो कमाई के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से दोनों के हिसाब से ठीक वैल्यू मुझे कंपनी में लग रही है। सो ओवरऑल जो मेरा व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के पॉजिटिव ही बन रहा है अभी फिलहाल के अंदर में। बट द थिंग इज़ यहाँ पर ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि इसमें लोकल लेवल के ऊपर में कैमरे सेगमेंट में और जो डिस्प्ले सेगमेंट में घुसे। अगर आप लोग फ्लिपकार्ट खोल के देखोगे तो वहाँ पे कैमराज ऐसी कंपनियों के आपको मिलेंगे, ऐसी कंपनी मिलेंगी कि आपको भरोसा भी नहीं होगा भाई साहब ये भी कंपनियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और टीवी के सेगमेंट में भी अगर देखें तो ऐसी कंपनियां टीवी के सेगमेंट में हैं कि बात छोड़ो आप लोग। सो वहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मेरे को डाउट भी है कि फ्यूचर में सस्टेन रह पाएगी, क्योंकि अभी इसको सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। 3 साल के ही डेटा हमारे सामने है, पुराना डेटा हमारे पास में है भी नहीं, 2017 की बनी हुई ये कंपनी है। सो थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो भी है यहाँ पर। सो रिस्क है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी फ़िलहाल के अंदर में। बाकी जिस हिसाब से कंपनी कदम बढ़ा रही है, आईपीओ लेके आने से कंपनी की इज्जत मार्केट में बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बनेगी, जिसकी वजह से कंपनी का माल हो सकता है फ्यूचर में और भी अच्छा बिके, अच्छे से सेल हो पाए। गुजराती लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं,
सो हो सकता है कंपनी अच्छी बना भी सकते हैं। सो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव्स भी हैं, दोनों हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और अभी के हिसाब से तो कंपनी ठीक लग रही है। दैट्स ऑल। अब मुझे लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, और साथ में ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी उम्मीदें ही हैं, बट थोड़ा रिस्की तरीके से। बाकी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, पूछें, डिस्कस करने के बाद में ही फाइनल डिसीजन लें, और इसके आगे और भी एनालिसिस करने की कोशिश करें जहाँ तक हो चुकी है उसके आगे। और आज के दिन जो जीएमपी चल रहा है इस कंपनी का, दैट इज़ अराउंड, अभी तक कोई जीएमपी नहीं आया है कंपनी का, जीएमपी आएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी इस जगह पर। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।